पाकिस्तान को अमेरिका के एक सीनियर सांसद ब्रैड शेरमैन ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि अमेरिकी सांसद ब्रैड शेरमैन ने सीधे बिलावल भुट्टो से कहा है कि वो पहले खतरनाक आतंकी ग्रुप जैश को खत्म करे। अब वो उन्होंने एक शर्त लगा दी है। यार ये क्या कह सकते हैं। तो जब ये इन इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शेरमैन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश-ए मोहम्मद है पहले तो उन्हें बैन करो। चीजें बैकफायर करती हैं। आईएमएफ क्या कर रहा है? अब आईएमएफ उनको कह रहा है कि हम कोई बात तुम्हारी मानने के लिए तैयार नहीं है। भाई की लय धड़म बेइज्जती हो जा रही है सर। उसको महसूस ही नहीं होती। तो बिलावल की बात कर रहे हो, उसको महसूस ही नहीं होती। कल भाई ने यूएन में प्रेस ब्रीफिंग, बिलावल के मुंह पे कोई थूक दे, बोलेगा इस महीने में बारिश, इंडस का पानी उछल के आ गया क्या? मोदी जी ने तो बंद कर दिया था ये इंडस का पानी को। पैसा आदमी को मुंह पे थूक दे उसका। इधर हम हमेशा आके जब इनसे कोई चीज मांगते हैं तो ये फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं। अब अचानक ये हुआ है कि उन्होंने जो मौकानी उन्होंने कहा है कि भारत के वजीर आजम जो हैं वो आएंगे और अगले हफ्ते जो G7 का इजलास हो रहा है कनाडा में, उसमें वो शरीक होंगे। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान से आतंकी समूह जैश-ए मोहम्मद को खत्म करने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी। है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। Why are we asking the Americans for weapons which A we can't afford? कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट निकली है कि 45% पाकिस्तानी जो है वो अंडर द पॉवर्टी लाइन रह रहा है। पहली तो बात ये देखनी है कि ये हम एक हमसाये के साथ क्यों आज तक 76 साल से एक ताल्लुकात अच्छे इस्टेब्लिश नहीं कर सके। सही बात है सर। ये असल हमारी प्रॉब्लम है। ये कल कुछ कांग्रेशनल मेंबर्स से मिले हैं, मगर ये आसान नहीं होता मिलना। चीजें बैकफायर करती हैं जो की गई। एक तो जब ये इस कांग्रेशनल कमेटी से मिले तो ये जो ब्रैड शेरमैन साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को कह दिया है कि, और ये इनकी ट्वीट में दिखा रहा हूं, कि पहले तो वो जो जैश-ए मोहम्मद है जिसने डैनियल पर्ल को, जो इन्हीं का कंस्टिट्यूएंट था, कहता है उसने जिसने डैनियल पर्ल को मारा था, पहले तो उन्हें बैन करो। और फिर जो बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो बाकी अक़लियतों के साथ हो रहा है, क्रिश्चियंस, हिंदूज, अहमदियों के साथ हो रहा है, उसको सही करो और अपना घर पहले सही करो। तो ब्रैड शेरमैन वो ये साहब हैं, दिस गाय who Bilawal met. This is this guy Brad Sherman right here, right next to Khurram Dastagir. This guy, old white guy in the middle. ये है ब्रैड शेरमैन जिसने बिलावल को मीटिंग करके बातें सुनाई है और फिर बाद में सिंध में भी बिलावल को बातें सुनाई। ये इनकी मीटिंग हुई, मगर फिर सिंध में लोगों को जो उठाया जा रहा है, वाटर राइट्स का जो क्राइसिस है, अगवा किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को मारा जा रहा है, सिंध में भी एक ह्यूमन राइट्स क्रैकडाउन चल रहा है, उस पे भी ब्रैड शेरमैन ने वॉशिंगटन में बैठ के बिलावल को बातें बिलावल भुट्टो को यहाँ पर खरी खरी सुना दी गई है एक अमेरिकी सीनियर सांसद के द्वारा। ब्रैड शेरमैन उनका नाम है और बिलावल को किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा है एक एक करके आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि खतरनाक आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया कि जैश-ए मोहम्मद को पाकिस्तान को जो है खत्म करना चाहिए। मुझे बिलावल की बात समझ में नहीं आती, कभी समझ में नहीं आती। इसकी माँ को आतंकवादियों ने मार दिया, खुद तो इसका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेन है नहीं, ठीक है, खुद तो 2 वोट नहीं ले सकता, ये सिर्फ अपने नाना और अपनी मां के नाम पे वोट लेता है। इसकी मां को आतंकवादियों ने मार दिया, पाकिस्तान की फौज ने इसके नाना को मार दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को। पावर के लिए, सत्ता के लिए इसमें इतनी भी शेम नहीं है, बिलावल भुट्टो में इतनी शर्म नहीं है कि तुम्हारे खानदान को साफ कर दिया जिन 2 organizations ने, whether it's a terror organization, whether it's the Pakistan Army, it is the same thing. और तुम उन्हीं के जूते चप्पल उठा के दुनिया भर में फिर रहे हो। अच्छा फिरो, अगर तुम्हारी सत्ता का जो लोभ है, तुम्हें सत्ता की लालच है या पावर की जो भूख है तुम्हारे अंदर कि नहीं मुझे कुर्सी पर विराजमान होना है, ठीक है, तुम फिर अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। ये कह रहा है कि इंडिया somehow did Pahalgam so that, according to Pakistan, we could demonize Indian Muslims. अब ये तो पाकिस्तान में भी कोई बिलीव नहीं करेगा। ये थ्योरी इतनी फैंटास्टिक है, ये थ्योरी इतनी
it is such a weird thing to say, right? हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बिजनेस हो, राइट? मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के, नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा पैसा है। सो मुझे नहीं लेना चाहिए उनका नाम, ठीक है? और वो लोग कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फोन करके बोलने कि यार मेजर तुमने ये फिर किससे कंपेयर कर दिया। तो ये जो कहते हैं ना डेमोनाइज इंडियन मुस्लिम्स एंड ये सब, ये देखिए, एक इनका अगर ये कह देगा ना कि भारत में एक जावेद अख्तर साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, और कभी देखना, मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगा, बड़ा उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली जावेद अख्तर साहब ने। उन्होंने बोला कि अगर भारत का हिंदू पाकिस्तान की बुराई करता है तो पाकिस्तानियों को बुरा नहीं लगता, अगर भारत का मुसलमान पाकिस्तान की बुराई करता है इनके तन बदन में आग लग जाती है, बिकॉज पाकिस्तान वॉज बेस्ड ऑन द टू नेशन थ्योरी। Every time there is a Javed Akhtar, every time there is a Mohammad Azharuddin, every time there is a Dr. APJ Abdul Kalam, ठीक है? Every time there is a Dr. Asaduddin Owaisi, हाँ, Asaduddin Owaisi who's doing well in politics. Every time there is a Shahrukh Salman Amir. Every time there is a Salim Javed. ये पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़, जिसको गीले हाथ का थप्पड़ बोलते हैं ना, नॉर्मल थप्पड़ नहीं, पहले हाथ को आपने गीला करा, फिर आपने ऐसे पंजा छापा। हर एक भारतीय सक्सेसफुल मुसलमान पाकिस्तान के अंग विशेष पे लाता है, और पाकिस्तान को कभी हजम नहीं होगा। तभी ये हर समय ये पॉइंट लेकर आते हैं। मैंने क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूअर्स समझें कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है। आपको उनका माइंडसेट, मैंने तो इन पे मतलब नॉट एक्चुअली बट हाँ इन अ वे आप ये कह सकते हैं कि मेरी 22 साल की स्टडी, और मैंने ट्रिपल पीएचडी कर रखा है पाकिस्तान पे। इनका जो ब्लड ग्रुप है ना पाकिस्तानियों का, मैं इनका ब्लड ग्रुप पहचानता हूं, मैं जानता हूं ये क्या सोचते हैं। The way they think, I know that very well. तो बिलावल is just playing, he's saying exactly the same thing that Asim Munir said. है कि जलील अब्बास जिलानी जैसे सीनियर डिप्लोमेट की मौजूदगी में बिलावल को ये जिम्मेदारी देना कितना मुनासिब फैसला था। उन्होंने ये बयान दिया कि देरपा अमन की वाहिद जमानत मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि ही इज़ नॉट अ सफिशिएंटली सीरियस माइंडेड पर्सन, और इंडिया में लोग इनको काफ़ी हॉस्टिलिटी से देखते हैं। इस उम्मीद के साथ में कि आज की ये जो हमारी गुफ्तगू है ये भी शायद किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर ही ख़त्म होगी, मगर बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि एम्बेसडर साहिबा ये प्रोग्राम में बीच में छोड़ के चली गई। आपने उनसे एक सवाल पूछा था बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालिक, बेहतर होता कि मेरी तरह जो उनसे सवाल पूछा गया था वो सिर्फ उसी सवाल का जवाब देती। तो मैंने जब जवाब देना शुरू किया तो वो प्रोग्राम ही छोड़कर चली गई हैं। बड़ा मुझे अब दुख हो रहा है जी। अच्छा होता अगर वो आती, अगर वो किसी रोज़ फिर से आती हैं, मुझे बेहद खुशी होगी। मैं उनके हर सवाल का जवाब दूँगा और बड़े ही सब्र और तहम्मुल प्यार से दूँगा। वो ना सिर्फ एक मुझसे उम्र में बड़ी हैं, बल्कि उनका ज़िंदगी का जो तजुर्बा है वो भी बहुत बड़ा है। मुझसे ज़्यादा वसी उन्होंने दुनिया देखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि उनसे फिर कभी बात हो। बहरहाल उन्होंने जो हिंदुस्तान के हवाले से बात की, मैं एक-एक करके उनके सवालों के जवाब देना चाहूँगा। मैं एम्बेसडर साहिबा को कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको हिंदुस्तान के अवाम ने वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बनाया है। अनलाइक पाकिस्तान जहां पे ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर सेलेक्टेड होते हैं, नीडलेस टू से कि उनको सेलेक्ट कौन करता है टू स्टार्ट विद। उसके बाद मैं एम्बेसडर साहिबा को ये भी कहूँगा कि वो बार बार ये जो कश्मीर के मुतालिक हिंदुस्तान को ब्लैकमेल करने की उनकी पॉलिसी है कि या तो आप डायलॉग करें हमारे साथ या फिर जो है यहाँ पे आप तैयार रहें दहशतगर्दी के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली यही कहना है कि जब तक मसला कश्मीर का कोई हल नहीं हो जाता तब तक पीस नहीं आ सकती। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या पाकिस्तान कोई जंग करना चाह रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ? तो अगर आप जंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या प्रॉक्सी वॉर करना चाह रहे हैं? दैट सीम्स टू बी द केस बिकॉज दैट इज प्रिसाइजली व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 35-40 ईयर्स। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है जब उससे ये रियलाइज हो गया कि हम कश्मीर को जंग के जरिए नहीं ले सकते, तो दहशतगर्दों की एक फौज हिंदुस्तान के ऊपर
जो है भेजी गई है सिंस 1990 ऑनवर्ड्स, या अब ये कहें लेट 80s ऑनवर्ड्स। उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम वहाँ के जो डेमोग्राफिक्स हैं उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किए हुए ऑलमोस्ट 6 इयर्स होने को हैं। अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर की किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं लगाया है, इंक्लूडिंग पीडीपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त जो हुकूमत है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, ना कि बीजेपी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम ने, ना कि कोई हमने बाहर से कोई वोटर लाके बिठाए हैं, उन्होंने जो है उनको चीफ मिनिस्टर बनाया है उमर अब्दुल्ला साहब को। इनके इल्जाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बेहतर होता ये कहती कि जी एक डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने की है और बड़ा कामयाब भी रहा उसमें। जब लेट 80s और अर्ली 90s में कश्मीर के जो सन ऑफ द सॉइल कश्मीरी पंडित्स जो वहां पे हजारों सालों से आबाद थे, जब उनको कश्मीर से मार के भगाया गया, कितना कन्वीनियंटली पाकिस्तान के लोग इस बात को भूल जाते हैं कि कश्मीर में जो पाकिस्तान ने जिहाद किया